Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dr. Sarish Tariq and today is the orientation session of IMM Talks August 2024 attempt. Date अभी कंफर्म नहीं है लेकिन probably it will be around in September या फिर अक्टूबर, ठीक है, नॉट श्योर। लेकिन हमारी जो आगे ये चलेगा, ये जो प्लानर है वो टेंटेटिवली अभी 1 मंथ का है, ठीक है। फिर डिपेंड करता है कि वो किस डेट पे आता है। अगर ज़्यादा थोड़ा टाइम मिल जाता है इट्स मोर गुड, अदरवाइज़ विद इन 1 मंथ ये इजीली जो है वो कंप्लीट हो जाता है। एग्ज़ाम पैटर्न अब CPSP के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। मैं आगे बताती हूँ आपको क्या क्या चेंजेस आई हैं। इन शॉर्ट ये बिगिनर्स के लिए स्पेशली जिन्होंने पहले एग्ज़ाम नहीं दिया, रिपीटर्स को तो आइडिया हो गया, लेकिन जो बिगिनर्स हैं उनके लिए कि बेसिकली अब 3 तरह के इंटरेक्टिव सेशंस होते हैं, ठीक है। बेसिकली 3 तरह के सेशंस होते हैं, ठीक है। एक तो इंटरेक्टिव सेशन होता है एग्जामिनर्स के साथ, एक होता है रोल प्लेयर के साथ, और बाकी दरमियान में होता है रेस्ट्रेशन, ठीक है। अब सारे जितने भी स्टेशन हैं सारे ऑलमोस्ट, ठीक है, वो इंटरेक्टिव होते हैं। मतलब इंटरेक्टिव स्टेशन वो होते हैं कि आपने इंटरेक्ट करना होता है एग्जामिनर के साथ या रोल प्लेयर के साथ, ठीक है। या तो किसी स्टेशन में जस्ट एग्जामिनर बैठी होगी, ठीक है, वो आपको एक सिनेरियो देगी, आपको कहेगी आए ये सिनेरियो पढ़ें, ठीक है। फॉर एग्जांपल उस पर सिनेरियो लिखा होगा कि आपके पास एक पेशेंट आई है, ठीक है, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के साथ भी है और उसको कॉन्ट्रासेप्शन भी चाहिए, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्शन भी चाहिए, तो आप क्या देंगे, ठीक है। तो फिर आप उसको मायरीना देते हो, सामने मायरीना पड़ी होगी, ठीक है, और वो आपसे फिर क्वेश्चन करेगी कि परफॉर्म करो कैसे करते हैं, ठीक है। या तो परफॉर्म होगा और साथ में फिर वो क्वेश्चंस होंगे कि अच्छा मायरीना की क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है, इसकी UK-MEC 3-4 क्राइटेरिया क्या है, किन पेशेंट्स में आप दे सकते हो, किन में नहीं दे सकते हो। फर्दर वो क्वेश्चंस होंगे, वो की एग्जामिनर के पास जो है उसके पेपर के पास लिखी होती है, आप बोलते जाते हो, वो टिक करती जाती है, ठीक है। कोई ऐसा कोई इतना मुश्किल नहीं होता, ठीक है। मैं आगे आपको बताती हूँ सारा। अच्छा, एक तो ये है, फिर इंटरेक्टिव स्टेशन विद रोल प्लेयर, ठीक है। आप स्टेशन पे जाते हो, एग्जामिनर बैठी होगी, साथ में रोल प्लेयर बैठा होगा, ठीक है। ऊपर कोई पिक्चर लगी होगी फॉर एग्जांपल, ठीक है, जैसे HSG की ब्लॉक ट्यूब्स की पिक्चर लगी होगी। आपको आपकी जो एग्जामिनर है आपको सिनेरियो देगी कि बेटा ये पेशेंट है, आई है 3 इयर्स 4 इयर्स की इनफर्टिलिटी के साथ आई है, ठीक है। वो अपनी HSG की रिपोर्ट लेके आई है, बहुत परेशान है। आप पहले तो बताओ कि डायग्नोस करो कि ये इस पे है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले आपने डायग्नोसिस करने के मैडम दिस इज़ अ हिस्टोरियोसेपेंजियोग्राफ ऑफ द ब्लॉक ट्यूब्स, ठीक है। दूसरा ये कि आपने HSG को फुल फॉर्म में बताना है, ठीक है ना। कोशिश करें जो भी चीज़ है उसको अपने फुल फॉर्म में बताना है एग्जामिनर को। अच्छा, फिर आगे क्वेश्चन होगा कि अच्छा बेटा अभी तो बहुत परेशान है कि अब मेरी प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, मैं उसको बताएं कि काउंसलिंग अब इसकी करनी है आपने इस पेशेंट की, ठीक है ना। तो अब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, वो सारे काउंसलिंग के कंपोनेंट्स आएंगे। अब वो दरमियान में आपसे रोल प्लेयर क्वेश्चन पूछेगी कि मैं तो बहुत ही परेशान हूँ, मेरी तो जो है ना वो सास कहती है तुम्हारी मैं दूसरी शादी करती हूँ, मेरे तो हस्बैंड का भी बहुत प्रेशर है, फिर बताएं मैं क्या करूँ, जो है क्या कोई चांसेस हैं, कोई तरीके हैं वगैरह जो भी। फिर काउंसलिंग ये सारा जो आप कंपोनेंट्स हम पढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंगली आपने उसको काउंसल करना है पेशेंट को। ये जस्ट मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, डिटेल नहीं बता रही, जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ कि इंटरेक्टिव स्टेशन विद रोल प्लेयर कैसा होता है। आपकी एग्जामिनर उस स्टेशन पे बिल्कुल खामोश होकर बैठी होती है, ठीक है। जो क्वेश्चन होते हैं ना, जो एग्जामिनर के पास पड़े होते हैं क्वेश्चंस की कीज़, वो क्वेश्चन रोल प्लेयर आपसे पूछ रहा होता है, आपको पता भी नहीं चलता। वो पूछेगी अच्छा कितने % चांसेस है कि अगर मैं IVF कराऊँ तो मेरी प्रेगनेंसी हो जाएगी, कितने %, कितने चार्जेस हैं, कितने पैसों का होता है, कहाँ पे होता है, ठीक है, सक्सेस रेट क्या है, वो सारे परसेंटेजेस के क्वेश्चन या उसकी जो प्राइस है नॉर्मली उसका लिखा होता है, वो आपकी एग्जामिनर की होती है। वो एग्जामिनर वहाँ पे खामोश होकर बैठी होगी। इसको आप ऑब्जर्व स्टेशन भी बोल सकते हैं कि आपकी एग्जामिनर आपको ऑब्जर्व करी होती है, वो वहाँ पे टिक मार करी होती है, आपका टाइम ख़त्म हो जाता है, बेटा जाएँ आप, ठीक है। तो आप सोचोगे कि पता नहीं कौन से क्वेश्चन पूछे, तो वो क्वेश्चन जो रोल प्लेयर आपसे पूछ रही होती है ना, बेसिकली वही एग्जामिनर्स के क्वेश्चन होते हैं और वो की में भी होते हैं, ठीक है। उसमें फिर जो क्वेश्चंस होते हैं जो की में होता है कि आपकी अप्रोच टू सबसे पहले तो आपने डायग्नोस की है,
ठीक है, कैचेस जी पे ब्लॉक ट्यूब्स है, ये बात, उसके नंबर होते हैं 2 नंबर। फिर वो उसके आगे नंबर होते हैं कि आपकी काउंसलिंग के जो कंपोनेंट्स है वो पूरे हैं कि नहीं है, आपकी एम्पैथी कैसे है, आपने पेशेंट के प्रॉपर काउंसलिंग किया है नहीं कि, उसको सेटिस्फाई किया नहीं किया, जो इंसिडेंसेस परसेंटेजेस वो पेशेंट आपसे पूछ रही है वो आपने बताए हैं नहीं बताए, ठीक है, आपको पता भी नहीं चलेगा और वो सारे टिक मार्क कर रही होगी। और वो रोल प्लेयर या तो अब एक्चुअली जो है ना वो पेशेंट्स नहीं बैठे होते, वो वहीं पे कोई हाउस ऑफिसर बिठा देंगे या कोई स्टाफ नर्स का, या वहीं पे किसी बंदे को क्वेश्चंस देके बिठा देते हैं, उसके पास पेपर होता है, वो आपसे वहाँ पे क्वेश्चन पूछ रही होती है, ठीक है। और आपको फील भी नहीं होगा कि ये आप अब जब आपका टाइम ख़त्म हो जाएगा आपको एग्जामिनर कहेगी ठीक है बेटा आप जाएँ, ठीक है। तो बेसिकली आपके वो सारे जो काउंसलिंग है वो चीज़ें पूछ रही होती है ना रोल प्लेयर, वो आपके बेसिकली क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो बहुत केयरफुली उनका जवाब देना है, पैनिक नहीं होना। सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा ये बात बोलती हूँ, देखो आपने आगे जाके भी क्लिनिकल लाइफ है आपकी, ठीक है, आपने क्लिनिक में बैठना है, आपके पास हर टाइम जो है वो कंसल्टेंट अवेलेबल नहीं होता, यू आर द कंसल्टेंट ऑफ योर क्लिनिक, ठीक है। अनलेस अनटिल अगर आप एक टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में नहीं काम करते, वहाँ भी तो ओपीडीज़ होती है ना, ठीक है, वहाँ भी तो आपने इंडिपेंडेंटली करना होता है। लेकिन जब आप अपने प्राइवेट सेक्टर में बैठते हो या अपने क्लिनिक में बैठते हो, ठीक है, तो आपके पास जो ओपीडी में पेशेंट आता है, ठीक है, तो बेसिकली आपने वो आपकी अभी से ही प्रैक्टिस करा रहे हैं, ठीक है। और कुछ उसमें ये ठीक भी है, अच्छी बात भी है, क्योंकि आगे जाके भी आप लोगों ने संडे टॉक्स देने और वो भी सारे इंटरेक्टिव होते हैं, ठीक है। अच्छा, ड्रिल्स की जो बात है ना, पहले जो था आईएमएम में थोड़ी चेंजेस उन्होंने ये की है कि पहले ड्रिल्स बहुत ज़्यादा आती थी, लाइक शोल्डर डिसोशिया की ड्रिल आ गई, ब्रीच की ड्रिल आ गई, ठीक है। और जो है वो कोई मैकेनिज़्म पूछ लेंगे तो उनकी ड्रिल्स आपसे करवाते थे, और ड्रिल्स ज़्यादा होती थी, यानी कि अगर 10 स्टेशन है तो उनमें जो 7 स्टेशन होते थे वो सारे ड्रिल्स के होते थे। अब ड्रिल्स के स्टेशन उन्होंने कम कर दिए, ख़त्म नहीं किए, मैं ये नहीं कह रही कि ख़त्म किया, ड्रिल्स अभी भी आ सकती हैं, ठीक है, नॉट्स अभी भी आते हैं, जो मैकेनिज़्म ऑफ लेबर है उसकी ड्रिल भी आती है, ठीक है, लेकिन ड्रिल्स कम हो गए हैं, ज़्यादा आपके इंटरेक्टिव, ज़्यादा थ्योरेटिकल होते हैं, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट बात सबसे पहले, ठीक है, मैं जो है वो बहुत ही स्टार्ट से आप लोगों को, जैसे आप लोगों का एग्ज़ाम होता है, आपको तभी से कह रही हूँ कि अपनी थ्योरी आपने भूलनी नहीं है, इवन रिपीटर्स हैं या फ्रेशर है, ठीक है, आप लोगों ने जहाँ से भी पढ़ी है आप लोगों ने रिवाइज़ करना है। अब जहाँ से भी पढ़ी है जाहिर सी बात है कि आपने ऑथेंटिक सोर्सेज से पढ़ी होगी, आपने गाइडलाइंस पढ़ी होगी, क्योंकि आप लोगों ने पेपर पास किया हुआ है, ठीक है। आपने अपनी थ्योरी लास्ट में रिवाइज़ करके जानी है, क्योंकि अब जो सिनेरियोज आते हैं उनमें प्रॉपर इंसिडेंसेस पूछे जाते हैं जो आपकी बुक में लिखे होते हैं, ठीक है, परसेंटेजेस पूछी जाती हैं, तो ये चीज़ें आपको थ्योरी से ही आती हैं, ठीक है। हम टॉक्स का जो कोर्स करवाते हैं, ठीक है, जो मेरा मेथड ये है कि मैं पास पेपर्स के अकॉर्डिंग नहीं कराती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको 2017 का अगर पास पेपर कराऊंगी तो पहले मैं आपको पेपर सेंड करूँगी, उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको सारे स्टेशंस कराऊंगी। इसका एक सबसे जो बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपके एट द एंड सारे स्टेशन और सारे MCQs कवर हो जाते हैं, आपको ये टेंशन नहीं होती कि हाई मेरा फलाना पास पेपर्स तो भी रहते हैं, ठीक है। और उससे एक तो ये होगा कि आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी, आपको आइडिया होगा कि क्वेश्चन आते किस तरह हैं। अगेन जिस तरह मैं थ्योरी में आप लोगों को बताती थी कि देखो बच्चे, रिकॉल्स का मतलब ये नहीं होता कि ये सेम उठा के दे दें, लेकिन आपको आइडिया हो जाता है कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जैसे हर टॉक्स के स्टेशन में उन्होंने कोई ना कोई एक कॉन्ट्रासेप्शन दी हुई है, इट मीन्स कि कॉन्ट्रासेप्शन इंपॉर्टेंट है, आपको आइडिया हो जाता है कि अच्छा अगर जिडेल का कॉन्ट्रासेप्शन आई है तो क्या क्या क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, क्या क्या ड्रिल हो सकती है, वो यही पूछेंगे डेफिनेटली जो आपने बुक में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि कितने ईयर्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है, इसके क्या फेलियर रेट्स हैं, इसका यूकीमैक 3-4 क्या है, ये क्वेश्चन होते हैं आपकी बुक से ही उठा के वो क्वेश्चन, आपकी कीज़ भी वहीं से बनती है, ठीक है। जो हम आप लोगों को पढ़ाते हैं ये ज़्यादातर बुक से ही होता है, गाइडलाइन से ही होते हैं, इनके रेफरेंसेज होते हैं, ठीक है। तो थ्योरी आप लोगों ने लाजमी पढ़नी है, ऑथेंटिक सोर्सेज से डेफिनेटली आपने पेपर पास किया है, ठीक है। जो मेरे स्टूडेंट्स ऑलरेडी वो तो इस चीज़ को गो थ्रू हुए हैं, उनको आइडिया है, नोट्स वो बना चुके हैं, माशाल्लाह वो पास भी हुए हैं, तो उनको आइडिया होता है कि रिवीजन कहाँ से करनी होती है। लेकिन जिन्होंने कोर्सेज नहीं लिए हुए ऑलरेडी थ्योरी के या ख़ुद से उन्होंने तैयारी की हुई है, तो वो भी गाइडलाइंस और जो है ऑथेंटिक बुक्स, अपडेटेड चीज़ों को फॉलो करें, ठीक है। अब जो है वो कुछ WHO की गाइडलाइंस भी वो पूछते हैं, ठीक है। हम जो है वो WHO की जो इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस है वो मैं आपको कवर कराऊंगी मिसलेनियस CPSP के टॉपिक में, ठीक है। मैंने इस टाइम जो है वो 3 ग्रुप्स में IMM को डिवाइड किया है, जिसमें एक में तो आपके सारे पास पेपर्स होंगे, एक में आपकी नॉर्मल जो डिस्कशन होगी, जो आपको क्वेरी होगी, थर्ड जो होगा वो IMM के CPSP के इंपॉर्टेंट रिकॉल्स होंगे, जो आपके MCPS FCPS के इम्पोर्टेंट जो मुझे लगे हैं कि IMM में आ सकते हैं वो मैं उसमें करवाऊँगी आपको, ठीक है। लेकिन अगेन वही
कि प्रैक्टिस आप लोगों ने खुद करनी है। अगर नोट्स भी आए हैं इस दफ़ा, ठीक है, नोट्स भी हैं, आपको एचडी में बताया जाएगा। एचडी की जो वीडियोस होती हैं, अच्छी वीडियोस जो ऑथेंटिक सीपीएसपी की वीडियोस होती हैं, वो आपको बताई जाएंगी, आपने वो देखनी है, ठीक है। फिर आपने नोट्स की प्रैक्टिस खुद करनी है। ड्रिल्स ख़त्म नहीं हुए, हाँ कम हो गए हैं। प्लीज़ इसको रजिस्टर करें, क्योंकि कुछ बच्चे समझते हैं कि ड्रिल्स तो आते ही नहीं है, ठीक है, और फिर जब आ जाएंगे तो आप लोग परेशान हो जाओगे। ड्रिल्स तो आईएमएम का पार्ट है, ठीक है, लेकिन अब सिनेरियो बेस्ड ज़्यादा हो गया है, ठीक है, जैसे केस सिनेरियो पड़ा होता है, तो आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। अच्छी बात यह है कि अगर आप अभी से कर लोगे, आपको आगे एफसीपीएस में जो है वो आसानी होगी, ठीक है, लेकिन वो इतना डिफ़िकल्ट इतना भी नहीं होता, ठीक है, आपकी लेवल का होता है, एमएम के लेवल का ही होता है, लेकिन वो डेफिनेटली आपने इसके लिए आपकी बैकग्राउंड थ्योरी अच्छी होनी चाहिए। रेस्टेशन जो है वो दरमियान में यही होगा कि दरमियान में एक आध रेस्टेशन होता है, ठीक है। पहले स्टैटिक स्टेशन होते थे। स्टैटिक स्टेशन ये होता था कि वो जो है एक स्लिप पड़ी होती थी, उस पर कोई सिनेरियो लिखा होता था, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई अबगार स्कोर होता था कि इसका अबगार स्कोर काउंट करके सामने एक बॉक्स पड़ा होता था, उसको रोल करके उसके अंदर डालना होता था। अब ये चीज़ें मोस्टली ख़त्म हो गई हैं। टॉपिक ख़त्म नहीं हुए, लाइक अगर अबगार स्कोर वो पूछेंगे भी तो आपके पास एग्जामिनर सामने बैठी होगी, वो पूछेंगी, कहेगी कि अच्छा इसका काउंट, अच्छा ये बच्चा आया आपके पास, इस तरह वो ब्रीथ नहीं कर रहा, इसका अबगार स्कोर मेरे सामने काउंट करो, इसकी न्यूमेरिकल रिजिस्ट्रेशन के स्टेप्स बताओ, करके दिखाओ, ठीक है। तो वो अब जो है ना रोल प्लेयर या एग्जामिनर के साथ आपका इंट्रैक्शन होगा डेफिनेटली, और एग्जामिनर डेफिनेटली हर सेशन पे बैठी होती है ना, ठीक है। तो रोल प्लेयर वाले में होगा कि रोल प्लेयर भी बैठी होगी, एग्जामिनर बैठी होगी, लेकिन उसमें एग्जामिनर बोलती नहीं है, वो आपको बस ऑब्जर्व कर रही होती है, ठीक है। तो ये सारा वो है आपका, ठीक है। नेक्स्ट अभी डिस्कस करते हैं, ये सारे ऑब्स्टैटिक के टॉपिक्स हैं, ठीक है, टॉपिक सारे वही हैं ऑलरेडी जो आपने थ्योरी में पढ़ चुके हैं। इंटरेक्टिव स्टेशन एग्जामिनर के साथ ज़्यादा क्या होता है, कार्डिनल मूवमेंट्स इन लेबर होता है, लाइक मैकेनिज्म ऑफ लेबर होता है, ठीक है। ऑक्सीपिटो एंटीरियर है तो कैसे डिलीवर कराओगी, ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर है तो कैसे डिलीवर कराओगी, फेस प्रेजेंटेशन है तो कैसे डिलीवर कराओगी, ब्रीच है तो कैसे डिलीवर कराओगी, क्या स्टेप्स हैं इसके, ठीक है। तो ये चीज़ें आती हैं, बजाना ब्रीच डिलीवरी, इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी, फोर्सेप, वैक्यूम डिलीवरी, ये सिनेरियो पड़ा होगा, ठीक है। आपको ये नहीं कहेगी एग्जामिनर कि आप अंदर एंटर हुए हैं, ठीक है। और स्पेशली मैं ये फ्रेश कैंडिडेट्स को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं होता, ठीक है। तो आप अंदर एंटर हो गए, वो आपको ये नहीं कहेगी बेटा ये फोर्सेप पड़े लगा के दिखाओ, ऐसा नहीं, नीचे सिनेरियो लिखा होगा, पहले तो आपने देखना होगा कि इसमें वैक्यूम लगता है या फोर्सेप लगता है। अगेन वही सारी बातें जो हमने थ्योरी में पढ़ी थी कि कहाँ पे फोर्सेप लगता है, कहाँ पे वैक्यूम लगता है, और अगर फोर्सेप लगता है तो कौन सी टाइप का फोर्सेप लगता है, ठीक है। आप सिनेरियो पढ़ोगी, सामने वैक्यूम भी पड़ा होगा, फोर्सेप भी पड़ा होगा, बेबी भी पड़ा होगा, ठीक है। तो आपने वहीं से पहले तो डायग्नोस करना है कि आपने लगाना क्या है बच्चे के ऊपर, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपने देख लिया कि इस पर तो सिम्पसन फोर्सेप लगता है, ठीक है, तो आप कहोगी मैडम ये वो क्वेश्चन पूछेगी, मैडम इस पर सिम्पसन फोर्सेप लगता है, कहेगी अच्छा लगा के दिखाओ, फिर वो सारे स्टेप्स होते हैं, फिर उसके फर्दर क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो इस तरह होता है, ठीक है। तो ये फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए मैं स्पेशली ये बता रही हूँ कि आपने को ये पता होना चाहिए कि पहले आप उस चीज़ को डायग्नोस करोगे, आपके सामने चीज़ें दो पड़ी होंगी, फिर वो कहेगी कि लगाओ जो लगाना है, ठीक है, जो लगता है। शोल्डर डिसोशिया भी ये नहीं कि शोल्डर डिसोशिया वो कहेगी आप अंदर एंटर हो, कहेगी बेटा शोल्डर डिसोशिया है, इसको डिलीवर करके दिखाओ, इसके मैनुअर्स करके दिखाओ, नहीं। नीचे आप पहले सिनेरियो पढ़ा होगा, सिनेरियो इसी तरीके से होगा, एक पेशेंट है, प्राइमी है, गुड साइज बेबी है, जीडीएम के साथ है या टाइप 2 डायबिटिक है, ठीक है। अब वो जो है वो स्टक हो गया है, ठीक है। अब स्टेप्स के अकॉर्डिंगली बताओ किस तरह करोगी और सारी चीज़ें, ठीक है। तो वो सिनेरियो पढ़ने में भी आपको जो आपकी प्रैक्टिस जो कि आप थ्योरी में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है, तो उसमें भी आपने क्विकली पढ़ के क्विकली डायग्नोस करना है। मतलब अक्सर स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम जो है ना वो के सिनेरियो को पढ़ने में लगा देते हैं, तो उनका जो आंसर करने का टाइम होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों ने अभी जो आपको टाइम दिया गया है इसमें आपने यही प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। रिस्ट वॉच सामने रखनी है, ठीक है, और प्रैक्टिस करनी है कि मैं कितनी देर में ये करती हूँ। अगर पहले आप 10 मिनट में करते हो तो प्रैक्टिस कर करके एंड पे वो 2 मिनट्स होनी चाहिए। आपके रिफ्लेक्सेस इतने क्विक होने चाहिए कि एक सिनेरियो पढ़ने में, उसको डायग्नोस करने में, ठीक है। जैसे आप एक ओपीडी में बैठे होते हो, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल की जब ओपीडी होती है, ठीक है, उसमें कितना रश होता है, ठीक है। आप करते हो ये काम, ठीक है, आप फटाफट पेशेंट देखते हो, आप कहते हो अच्छा इसको ये हो सकता है मैं ये करता हूँ। या अगर आप गायनी ईआर में खड़े हो और आपके पास 10 स्ट्रेचर पड़े हुए हैं, ठीक है, आपके पास कितना थोड़ा टाइम होता है, आपने फटाफट पेशेंट्स को देखना होता है। यही काम, यही प्रैक्टिस होती है, ठीक है। कोई चेंज नहीं होता। एटलीस्ट जब आप ये एग्ज़ाम दे के इंशाल्लाह जाओगे और जब पास होगे
यू विल फाइंड क्वाइट डिफरेंस इन योर सेल्फ। आपकी मैनेजमेंट में कितना फ़र्क आएगा, आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस में फ़र्क आएगा, ठीक है। आप जब पेशेंट को मैनेज करोगे अपनी गायनी ईआर में, जब 10 स्ट्रेचर भी होंगे और आप कॉन्फिडेंटली बताओगे कि ये क्लैम्शिया, ये एक टॉपिक है, ये पड़ा हुआ है, ये वो पड़ा हुआ है, इसको मैंने ऐसे करके मैनेज करना है, ठीक है, तो आपके रिफ्लेक्सेस भी अच्छे होंगे और आप कॉन्फिडेंट भी ज़्यादा होते हो, ठीक है। तो ये इस एग्ज़ाम का मकसद ये होता है, ठीक है, आपके रिफ्लेक्सेस को शार्प करना और आपके लिए अगले एग्ज़ाम्स ईजी करना, ठीक है। ओके, क्लिनिकल पेल्विमेट्री, एपिजोटमी, सर्वाइकल टियर रिपेयर इम्पोर्टेंट है, पेरिनियल टियर रिपेयर, ठीक है, क्लासिफिकेशन इम्पोर्टेंट है, टियर को किस तरह रिपेयर करते हैं, ठीक है। ये बी लेंच वगैरह जो कंप्रेशन सूचर्स होते हैं, बी लेंच ज़्यादा इंपॉर्टेंट है IMM के पॉइंट ऑफ व्यू से। यूट्राइन आर्टरी लाइगेशन, इंटरनल आई लेग, ये ज़्यादा FCPS में आते हैं, कम ही आए हैं अब तक ये वाले, ठीक है। सर्वाइकल सर्क्लाज, ब्लैडर रिपेयर, यूरिटर रिपेयर, ECV, IPV, पार्टोग्राफ अब ज़्यादा नहीं होता, इसकी जगह लेबर केयर गाइड होता है, ठीक है। तो हम लेबर केयर गाइड पढ़ेंगे। हाउएवर अगर पास पेपर में आ जाता है पार्टोग्राफ तो मैं ब्रीफली इसका भी बता दूंगी, लेकिन अब लेबर केयर गाइड होती है, वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब इंटरेक्टिव सेशन विद रोल प्लेयर बेसिकली काउंसलिंग होती है और ये सारे टॉपिक्स होते हैं काउंसलिंग के, ठीक है। अच्छा, काउंसलिंग किसी भी टॉपिक पे आ सकती है, अदर देन दैट किसी भी टॉपिक पे आ सकती है, ठीक है। तो काउंसलिंग के कंपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कितने कंपोनेंट्स होते हैं, उनका नमूने कैसे बनाते हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, हम सब डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन काउंसलिंग किसी भी टॉपिक पे आ सकती है, ठीक है, वट एवर इट इज़। आपकी बुक में कोई भी टॉपिक है उसको काउंसलिंग बना सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली काउंसलिंग में क्या होता है कि आपने सिंपल उर्दू लैंग्वेज में बताना होता है, कोई मेडिकल टर्मिनोलॉजीज यूज़ नहीं करनी होती, ठीक है। फिर मैं अगेन बताऊंगी कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। ग्रीडिंग से आप लोग स्टार्ट करते हैं, एम्पैथी होनी चाहिए, अप्रोच देखते हैं, वो सब, ठीक है। आपने जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड की है नहीं की, ये सारी बातें उसके अंदर होती हैं, ठीक है। अगेन ये किसी भी टॉपिक पे आ सकता है। अगर आपको कोई किसी भी टॉपिक का बैकग्राउंड नॉलेज है, ठीक है, आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज, अगर आपको हेपेटाइटिस C के बारे में सारा पता है, आपने थ्योरी में पढ़ा हुआ है कि उसकी प्रिवेंशन कैसे करते हैं, उसकी ट्रांसमिशन की परसेंटेज क्या है, ठीक है, मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन की परसेंटेज क्या है, ठीक है, वो किस तरह से स्प्रेड होता है, ठीक है। अगर ये आपका थ्योरेटिकल नॉलेज है और अगर आपने उसकी उर्दू की काउंसलिंग नहीं भी पढ़ी हुई तो भी आप इसकी काउंसलिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली, और क्या ही होता है, बाकी सारे कंपोनेंट्स काउंसलिंग के एक ही जैसे होते हैं सारी काउंसलिंग के, ठीक है। लेकिन जो मेन कंपोनेंट होता है उसमें जो फिर क्वेश्चंस होते हैं स्टेप्स के, लाइक जिस तरह वो आपसे पूछेगी, अच्छा मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन की परसेंटेज क्या होती है, आप इस HCV की प्रिवेंशन क्या बताओगे, ठीक है। अगर प्रेग्नेंट लेडी है तो डिलीवरी और ब्रेस्ट फीडिंग और पोस्टमार्टम केयर कैसे बताओगी, ठीक है। तो ये वो सारे क्वेश्चन हैं जो रोल प्लेयर आपसे पूछ रही होती है और ये एग्जामिनर की होती है, ठीक है। तो अगेन मैं वही कह रही हूँ कि काउंसलिंग किसी भी टॉपिक पे हो सकती है, बस आपको काउंसलिंग के कंपोनेंट्स आने चाहिए और आपका थ्योरेटिकल नॉलेज होना चाहिए उस टॉपिक के लिए, ठीक है। अगर आपकी एक आ गई है टाइप 2 डायबिटीज़ के साथ पेशेंट और वो IUD के साथ आ गई है, सारे जो है वो कंपोनेंट्स सारे वही होंगे, ठीक है, जो ब्रेकिंग द बैड न्यूज़ में होते हैं। लेकिन आपके जो स्पेसिफिक क्वेश्चन होंगे वो फिर GTM पे होंगे, क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज़ या GTM जो भी है, क्वेश्चन जो रोल प्लेयर पूछेगी, अच्छा अब जो है वो अब आज फॉर एग्ज़ाम्पल अब वो पूछे अब मेरी डिलीवरी कैसे होगी, क्या क्या तरीका है डिलीवरी के, मेरी अगली प्रेगनेंसी में क्या होगा, कितने % चांसेस है कि मेरी अगली प्रेगनेंसी में भी जो है वो बच्चा मेरा फोर्थ हो जाए, मुझे अगली प्रेगनेंसी में कब से अस्पताल आना होगा, मुझे अगली प्रेगनेंसी में किस तरह केयर करनी होगी, वही सारी जो आप गाइडलाइंस में पढ़ते हैं, ठीक है। प्री कंसेप्शन काउंसलिंग आप उसको बताओगे उसके क्वेश्चन के आंसर के अकॉर्डिंगली, ठीक है। मैं बताऊंगी जब आप ब्रेकिंग द बैड न्यूज़ पे करोगे ना, तो वो एक डिबेट की तरह सब नहीं तोते की तरह सुनाने जाना, वो आपको सुनाने भी नहीं देती, वो आपको दरमियान में इंटरप्ट करती है रोल प्लेयर, और जहाँ पे रोल प्लेयर इंटरप्ट करती है वही आपके एग्जामिनर का क्वेश्चन होता है, ठीक है। और उसी की उसके पास होती है, आपको उस टाइम में फील भी नहीं होगा और आपके वहाँ पर टिक क्रॉस हो रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन अगेन इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, इट्स ओनली प्रैक्टिस, ठीक है। अगर काउंसलिंग है या ब्रेकिंग द बैड न्यूज़ है, आपने 2 फ्रेंड्स का ग्रुप बनाना है या 3 फ्रेंड्स का ग्रुप बनाना है, ठीक है। उसमें एक बंदा पेशेंट बन जाए
और एक बंदा जो है वो डॉक्टर बन जाए। आपने अपनी फ्रेंड को कहना है कि आपने मुझसे ये क्वेश्चन पूछने हैं, ठीक है, कोई भी टॉपिक उसको दे दें, ठीक है, फॉर एग्जांपल स्मोकिंग का दे दें, स्मोकिंग इन प्रेगनेंसी का टॉपिक दे दें, ठीक है, वो आपसे क्वेश्चन पूछती जाएगी, आपने उसको करना है, ठीक है, और वो फिर आपको नहीं पता चलेगा जो आपकी गलती है, लेकिन आपकी फ्रेंड एंड पे आपको बताएगी कि आपने इस जगह मिस्टेक किया, आपने मेरे इस सवाल का सही जवाब नहीं दिया। और ये कैसे आती है? बैकग्राउंड नॉलेज, थ्योरेटिकल नॉलेज, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, ठीक है। ओके, ऑब्स्टेट्रिक के जो टॉपिक्स हैं, अगेन लेबर एनाल्जेसिया इन लेबर, सी सेक्शन, वी बैक, यूट्राइन रप्चर, प्रीटर्म लेबर, एप्गार स्कोर, बिशप स्कोर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ट्विन प्रेगनेंसी, क्वाड प्रोलैप्स। अब एप्गार स्कोर या बिशप स्कोर ऐसे ही आता है कि आप अंदर आओगे, आपके पास सिनेरियो लिखा होगा, बिशप पेशेंट का बताया होगा, वो कहेगी कैलकुलेट द बिशप। अच्छा, फिर उसके बाद अगर उसको कहेगी कि अच्छा इसकी नेक्स्ट मैनेजमेंट क्या होगी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट आ गई 40 वीक्स पे, ठीक है, बिशप उसका जो है वो मोर देन 6 है, ठीक है, तो वो जब आपने बिशप कर लिया मोर देन 6 है, लो रिस्क प्रेगनेंसी है, ठीक है, प्राइमी ग्रेविडा है, वो कहेगी अच्छा आगे क्या करोगे एज़ पर रिसेंट गाइडलाइंस, या क्या आपकी वो करोगी, आप कहोगी एमनियोटमी करूँगी और ऑगमेंटेशन करूँगी जैसे गाइडलाइंस पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो फिर वो फर्दर पूछ सकती है अच्छा अगर ऑगमेंट करोगी तो किस तरह मॉनिटर करोगी, कितनी सिंटो दोगी, ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आगे होते हैं। बैलून टेम्पोनेट बहुत इंपॉर्टेंट है। यूट्राइन इन्वर्जन का अगेन केस सिनेरियो पड़ा होगा कि एक जो है वो हाउस ऑफिसर है, उसने डिलीवरी कराई है, ठीक है, और उसको समथिंग कमिंग आउट ऑफ द वजाइना फील हुई है और 150 ml ब्लड लॉस हुआ है, और स्टेप्स बताएं कि डायग्नोज करें क्या चीज़ हो सकती है, अगेन वही यूट्राइन इन्वर्जन है। अच्छा, स्टेप्स बताएं, अप्रोच क्या होगी, ठीक है, अच्छा अब ये हो गया, अब आगे अगर वो पूछती जाएगी जो आपकी ड्यूहर्स का फ्लो चार्ट है, अगर ये नहीं है तो ये क्या होगा, कौन सा एनालॉजीज है यूट्राइन एक्सेशन के लिए यूज़ होते हैं, अच्छा अब जो है प्रोसीजर्स क्या होंगे, कौन से सर्जिकल प्रोसीजर्स करोगी, ठीक है, ओटी में क्या क्या करना पड़ सकता है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, आगे किसी भी तरीके से क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर सीटीजी पे क्वेश्चन होता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक केस सिनेरियो पढ़ा होगा, नीचे सीटीजी पढ़ी होगी, तो आपको पता होना चाहिए कि सीटीजी के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, पैथोलॉजिकल सीटीजी क्या होती है, किस पे आपने क्या करना होता है, अगेन बैकग्राउंड नॉलेज, ठीक है। फिर डॉप्लर अल्ट्रासाउंड, बायोफिजिकल प्रोफाइल, ठीक है, बिशप स्कोर, एप्गार स्कोर, एंटीपार्टम फिटर सर्विलेंस, इन्वेजिव प्रोसीजर्स में इन्वेजिव नॉन इन्वेजिव दोनों प्रोसीजर्स आने चाहिए, ठीक है। अब नॉन इन्वेजिव में जो है वो सेल्फ फ्री फिटर डीएनए NIPT के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। अच्छा, उसकी स्क्रीनिंग सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी कितनी है, किन पेशेंट्स में हम करते हैं, एक्सेट्रा, ये सारे क्वेश्चन होंगे। अच्छा, अगर किसी पेशेंट में इन्वेजिव ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल आपको वो केस सिनेरियो लिखा होगा, उसमें CVS करने की ज़रूरत होगी, तो CVS, अच्छा CVS इस एक तो 11 to 14 वीक्स है, अच्छा क्या करोगी मैडम, मैं CVS करूँगी, ठीक है, CVS नहीं बोलना, कोशिश करें पूरा वर्ड बोले, कोरियानिक वीलस सैम्पलिंग करूँगी, ठीक है। अच्छा करोगी, इसके कितने इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या चीज़ हैं, ठीक है, इसमें मिसकैरेजेस के कितने % चांसेस होते हैं, ठीक है, CVS से आपको क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, ठीक है, किस टाइम पीरियड में कर सकती हो, एक्सेट्रा, वही जो हमने एक चार्ट पढ़ा था थ्योरी में, ठीक है। और अगर जो उन बच्चों ने थ्योरी नहीं ली हुई थी तो वो मैं ये सारी चीज़ें कवर करवाऊँगी, लेकिन मैं हमेशा मेरा अपना तरीका ये कि मैं पास पेपर्स के अकॉर्डिंग नहीं कराती हूँ, ठीक है, क्योंकि उस पर सारे सेशंस कवर हो जाते हैं, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती है, आपको एंड पे टेंशन भी नहीं होती कि मेरे पास पेपर्स रह गए थे। हेपेटाइटिस C, ठीक है, ये आया हुआ था, इस दफ़ा भी आया हुआ था। ओके, प्रेगनेंसी विद रीनल ट्रांसप्लांट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल जो है वो काफ़ी CPSP इसको दे रहा है, इवन इन MCQs एंड बोथ इन टॉक्स। पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी का स्टेरियो आता है, एक्लेम्शिया बहुत इंपॉर्टेंट है, BP इन प्रेग्नेंट लेडी, ब्लड प्रेशर मेजरमेंट, ठीक है, देखने में ये बड़ा आसान स्टेशन लगता है, लेकिन इसमें भी काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं, किस आर्म पे करोगी, कैसे करोगी, ठीक है, अच्छा मीन आर्टीरियल प्रेशर कैसे निकालते हैं, ये सारी बातें, ये सारे क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर, ठीक है। और अक्सर अच्छे स्टूडेंट्स इसमें भी रह जाते हैं, वो बीपी भी सही नहीं मेजर करके आते, और अगर बीपी सही मेजर करें तो उसके क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाते, ठीक है। ब्रेस्ट एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट सबको ही ब्रेस्ट एग्जामिनेशन आती है, लेकिन स्टेप्स क्या है ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के, वही वाली बात, पेशेंट को ग्रीड करना है, पेशेंट से कॉन्सेंट लेना है कि मैं आपको एक्सपोज करूँगी, उसके प्रॉपर जो है वो एग्जामिनर को भी बताना है कि मैडम मैंने इसको एक्सपोज करना है, तो मुझे कोई शीट दे, सारा बेसिकली
ज़्यादातर इसमें होता वही ड्रामा ही है, ठीक है। और ये ड्रामा यूजली लोग अपनी प्राइवेट अच्छी प्रैक्टिस में करते हैं। जब आप लोग भी जाओगे अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में कर जाओगे तो पेशेंट को अच्छा लगता है, ठीक है, कि आप उसको ग्रीट करें, आप उसको प्रॉपर्ली कवर करें और आप उसको प्रॉपर्ली एग्जामिन करें, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, ये ड्रामा तो है लेकिन एक प्रैक्टिकल भी चीज़ें हैं, ये आगे जाके आपके काम आती हैं, ठीक है। और इससे आपकी भी पर्सनल सेटिस्फेक्शन होती है कि मैंने पेशेंट को ठीक देखा है। ऑब्स्टेटिक एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, न्यूनेटल रिससिटेशन, मैटरनल रिससिटेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गायनी के ये टॉपिक्स है सारे। इंटरेक्टिव स्टेशन विद एग्जामिनर, MVA, DNC, मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा, IUCD, ठीक है, इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, माइनिना, इम्प्लेनॉन, जिडेल, इस दफ़ा जिडेल आया हुआ था, ठीक है। पेप्समियर, LBC, पाइपल इंपॉर्टेंट है, लेप्रोस्कोपी, स्टेरोस्कोपी, HSG, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स हैं, इनमें से ऐसा कोई टॉपिक आता नहीं है, मतलब यही सारे टॉपिक्स ही ऑलमोस्ट होते हैं, ठीक है। काउंसलिंग जो है ये सारी इम्पॉर्टेंट है, मोलर की बहुत इंपॉर्टेंट है, इंस्ट्रामेनोरेजिया, हिस्टेक्टमी, कॉन्ट्रासेप्शन, रिकरेंट मिसकैरेज। अब कॉन्ट्रासेप्शन जो है ना वो काउंसलिंग में भी आ जाता है, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्शन आपकी ड्रिल में भी आ जाता है। तो अगर आप एक कॉन्ट्रासेप्शन भी अच्छा कर लो तो आपकी कितनी ज़्यादा चीज़ें अच्छी कवर हो जाती हैं, ठीक है। अगेन ये थेरी ड्रिल तो हम आपको कराएंगे लेकिन थ्योरेटिकल नॉलेज इंपॉर्टेंट है, लाइक यूकेमैक 3 क्या है, 4 क्या है, कितने पर्ल इंडेक्स क्या चीज़ होती है, इसका पर्ल इंडेक्स क्या है, ठीक है, वो सारी चीज़ें। ओके, फाइब्राइड यूट्रस, IUI, कैनुला, एशरमैन, वजाइनल वॉर्ड्स, इसकी मोस्टली पिक्चर पड़ी होती है। रिंग पेजरी, यूरोडायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल, ठीक है। ग्राफ्स पड़े होते हैं, ठीक है। लेकिन अगेन मैं वही बात बताऊंगी कि IMM के लिए उन्होंने बहुत कोई डिफ़िकल्ट नहीं रखे होते। इस दफ़ा भी वो ज़्यादा बेसिक्स पूछ रहे थे, ठीक है। वॉइडिंग प्रेशर कितना होना चाहिए नॉर्मली डेटॉक्सर प्रेशर कितना होना चाहिए जब आप वॉइड करते हो, ठीक है। फिलिंग फेज़ में कितना होना चाहिए, वॉइडिंग फेज़ में कितना होना चाहिए, ठीक है। अगर स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है तो उसमें क्या होगा, ठीक है। डेटॉक्सर ओवर एक्टिविटी है तो उसमें क्या होगा, यही 2-3 चीज़ें ही आती हैं। अर्ज इनकॉन्टिनेंस होगी तो उसमें क्या होगा, बेसिकली वो ग्राफ पड़ा होता है ना, यूजुअली नॉर्मल ग्राफ रखा होता है उन्होंने, ठीक है। और स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, अर्ज इनकॉन्टिनेंस, डेटॉक्सर ओवर एक्टिविटी, यही ग्राफ्स ही आते हैं, ठीक है। और इस दफ़ा भी वो ज़्यादा बेसिक्स पूछ रहे थे लेकिन चूँकि ये पहले कभी आया नहीं है, ये फर्स्ट टाइम IMM में उन्होंने डाला है तो डेफिनेटली ये नेक्स्ट टाइम भी आएगा। तो ये ग्राफ मैं आपको बताऊंगी कि यूरोडायनेमिक की जो नॉर्मल वैल्यूज़ क्या होते हैं और फिर उनकी इंटरप्रिटेशन आप लोगों ने किस तरह करनी है, ठीक है। ओके, मैकव्हील इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा ये आपकी होती है मिसलिनियस में आप क्या जाती है, असिस्टेंट का क्या रोल है, ऑपरेशन नोट्स, डिस्चार्ज कार्ड, प्यूडेंटल, पैरासर्विकल ब्लॉक, ट्राइज, ऑडिट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग, ओके, क्लिनिकल रिस्क मैनेजमेंट, रिसर्च हो गया, फिटल मेडिसिन, पोस्ट नेटल, ठीक है। BLS इन कोलैप्स्ड। अच्छा, इसके अलावा रेफरल कार्ड्स आते हैं, ठीक है। और जो है वो एक लीफलेट अप्रेजल होता है, ठीक है। एक लीफलेट पड़ा हुआ होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल सर्वाइकल स्क्रीनिंग का पड़ा होगा, उसमें आपको बताएंगे कि इसमें बताएंगे क्या इसके जो है गुड पॉइंट्स है, क्या बैड पॉइंट्स है, क्या कितनी इम्प्रूवमेंट हो सकती है। ये आसान सा होता है, इसका मैं आपको एक निमोनिक बताऊंगी, कंपोनेंट्स बताऊंगी आपको। अगर वो बस वो याद करें तो आप हर किस्म की लीफलेट अप्रेजल कर सकते हैं, ठीक है। सेक्सुअल असॉल्ट का सिनेरियो आ सकता है, उसकी अप्रोच आ सकती है, डोमेस्टिक वायलेंस, स्क्रबिंग, गाउनिंग, ग्लविंग, देखने में बड़ा आसान लगता है लेकिन इसमें भी आधे लोग गलत करके आते हैं, ठीक है। सो इसकी नॉर्मल जो सही अप्रोच है वो सीखनी है। कॉमनली यूज ड्रग्स इन ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनी। अच्छा, ये अब इंस्ट्रूमेंट्स यूजली अब नहीं आते, पहले इस तरह होता था कि इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो पड़े होते थे, वो पूछते थे क्या है, ठीक है। अब तो जो है वो कोई भी ड्रिल भी करनी हो, ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट्स साथ पड़े होते हैं लेकिन वो पूछ सकती हैं उठा के कि मुझे बताएं, तो आपको नॉर्मली सारे इंस्ट्रूमेंट्स के एटलीस्ट नाम आने चाहिए। जब आपको नाम पता होगा, इंडिकेशन पता होगा तो आप इजीली उसको बता सकते हो, ठीक है। अब ज़्यादातर जो है वो केस सिनेरियोज आते हैं मेडिकल डिसऑर्डर्स पे, जैसे हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज़ हो गया, ठीक है, ऑब्स्टेटिक कोलिसिस और फियोक्रोमोसाइटोमा इन्होंने इस दफ़ा दिया था। ये पहले एक दफ़ा FCPS में आ चुका है, सिर्फ एक दफ़ा पहले आया हुआ है, जब FCPS के टॉक्स होते थे, ठीक है, उस टाइम में एक दफ़ा आया हुआ है और उन्होंने ऐसा उठा के इस दफ़ा दिया था। ऑल्दो IMM के उस डोमेन में नहीं आता है लेकिन चूँकि एक मेडिकल डिसऑर्डर के उसमें पार्ट में आता है और आपकी EBM में
एक पैराग्राफ दिया हुआ है जिसमें इसकी इंसिडेंसेस लिखी हुई है प्रेगनेंसी में, तो दे वर एक्सपेक्टिंग दिस वन, ठीक है। यूजली ये वाला जो सिनेरियो था या सिचुएशन था ये बहुत ही अनयूजुअल था, ठीक है, लेकिन बस आ गया। और दूसरा ये कि फिर कुछ जो एग्जामिनर्स होती हैं वो फिर आपकी थोड़ी हेल्प भी कर रही होती हैं साथ में आपकी, ठीक है। लेकिन ये है कि वही वाली बात है कि आपने अगर कुछ भी बोल दिया, यानी कि फियोक्रोमोसाइटोमा के बारे में जिन्होंने कुछ भी बोल दिया तो लोग पास भी हुए हैं। रिज़ल्ट इस तरह ही आया कि 100% ख़राब आया, जिस तरह के स्टेशन आए थे उसके अकॉर्डिंगली रिज़ल्ट बेहतर आया था, अच्छा आया था, ठीक है। तो यूजली हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ऑब्स्टेटिकोसिस या जो है वो थायराइड डिसऑर्डर पे आ जाता है, ठीक है। तो ये केस सिनेरियोज होते हैं। ये मैं आपको जो इम्पॉर्टेंट मेडिकल डिसऑर्डर्स हैं उनके मैं आपको लेक्चर्स भी सेंड करूँगी, ठीक है। उससे आपकी थ्योरी भी कवर हो जाएगी और जब थ्योरी कवर होगी तो आपको चीज़ें पता चल जाएंगी, ठीक है। बेसिक सर्जिकल स्टेप्स, ठीक है, इस दफ़ा TH आया हुआ था तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि BH भी आ सकता है। लेप्रोस्कोपी के स्टेप्स, डायग्नोस्टिक थेराप्यूटिक, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब TH है तो TH के स्टेप्स हैं। फिर उन्होंने पूछा हुआ था कि यूरेटर का कोर्स बताएं, ठीक है। अब ये जो जिन बच्चों ने अच्छी तैयारी की हुई थी थ्योरी में, ठीक है, जिनको पता था, क्योंकि हम यूरेटर इंजरी हर सिनेरियो में डिस्कस कर रहे होते हैं, तो नॉर्मली यूरेटर का कोर्स भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो वो यूरेटर का कोर्स पूछ रही थी, DH के स्टेप्स पूछ रही थी, उसकी कॉम्प्लिकेशंस पूछ रही थी, ठीक है। तो ये हम इंशाल्लाह करेंगे, ठीक है, अलॉन्ग विद HD वीडियोस के साथ ही, ठीक है। हाउ टू टेक हिस्ट्री एग्जामिनेशन इन जनरल, ठीक है। हिस्ट्री एग्जामिनेशन, अब ये कि सिनेरियो फॉर एग्जांपल कोई भी हिस्ट्री एग्जामिनेशन आपके किसी भी टॉपिक पे आ सकती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर कह देंगे कि एक पेशेंट आई इनफर्टिलिटी के साथ आई है, आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, उसकी हिस्ट्री कैसे लेंगे, एग्जामिनेशन कैसे होगी, इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी, ठीक है, ये सारा वो पूछते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको प्रॉपरली इन जनरल टेम्पलेट्स से करवाऊंगी इस दफ़ा। यूरोडायनेमिक ग्राफ्स जैसे मैंने बताया इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, लेकिन ये इतने डिफ़िकल्ट नहीं होते। यूरोडायनेमिक बहुत ही आसान और सिंपल वर्ड्स में मैं आपको कराऊंगी इंशाल्लाह। अच्छा, पास पेपर्स जो है वो 2015 से 2024 मार्च तक है। इसमें तकरीबन 24 पेपर्स बनते हैं। तो 24 पेपर्स भी अगर आप कर लें तो उसमें आपका हर स्टेशन का कोई ऐसा स्टेशन रहता नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं हमेशा पास पेपर्स के अकॉर्डिंगली इसलिए कराती हूँ, चाहे वो मैं थ्योरी कराती हूँ चाहे मैं टॉक्स कराती हूँ, क्योंकि उसमें फिर आपका कोई स्टेशन भी नहीं रहता, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती है, आपको पता भी चल जाता है। अगेन वही बात जो मैं हमेशा कहती हूँ कि पास पेपर्स करने का मकसद ड्रिल करना है, प्रैक्टिस का होना है। ज़रूरी नहीं है कि वो ऐसा उठा के अगली दफ़ा दे दें, लेकिन टॉपिक्स आपको पता चल जाते हैं कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। इस दफ़ा जो IMM के टॉक्स आए थे, ठीक है, वो उनमें बहुत ऐसे टॉपिक्स भी थे जो IMM के सिलेबस से बाहर थे, लेकिन अगेन मैं वही बात कह रही हूँ कि लोग बच्चे पास भी हुए हैं, ठीक है। जो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी को TH के स्टेप्स नहीं आते थे तो उसने यूरेटर का कोर्स सही बताया, उसने TH की कॉम्प्लिकेशन सही बताई है, तो उसको मार्क्स मिल गए, वो पास हो गए। तो आपने कुछ ना कुछ बोलना होता है, आपने यानी कि होता यही है कि यूजली बच्चों को आ गया ना TH का सिनेरियो, वो बिल्कुल ही परेशान हो जाते हैं कि हाँ ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। तो जो क्वेश्चन उसमें होते हैं वो कुछ डुएबल भी होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपने स्ट्रक्टमी कभी ज़िंदगी में देखी नहीं है, या आपने यूरेटर का कोर्स नहीं पढ़ा हुआ, या आपको उसकी कॉम्प्लिकेशंस नहीं पढ़ी हुई, ठीक है। सबको पता है, सबने कॉम्प्लिकेशंस पढ़ी होती हैं, तो पैनिक नहीं होना, ठीक है। यूजली जो होता है मतलब आपकी जो आती है IMM के, ठीक है। अच्छा, बेसिकली ये कि IMM का सिलेबस जो है ना वो कोई ऐसा नहीं है कि वो कोई CPS ने कोई डिफरेंट डिज़ाइन किया हो, लेकिन हाँ उन्होंने स्पेसिफिकली ये बताया हुआ है कि ऑन्कोलॉजी नहीं होती इसका पार्ट। ऑन्कोलॉजी का मतलब ये कि CA सर्विक्स, CA वल्वा, ठीक है, CA ओवरी, ठीक है, ये जो है उसकी जो स्टेजिंग और उसकी जो फर्दर मैनेजमेंट होती है वो नहीं आती, लेकिन इसके अलावा बाकी अब सब कुछ आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। यूरोडायनेमिक पहले नहीं आता था, अब आता है, ठीक है। तो अब अपने नेक्स्ट टाइम से करना है यूरोडायनेमिक, ठीक है। WHO की गाइडलाइंस, MPDCR टाइप चीज़ें पहले नहीं आती थी, अब आती हैं, अब आपने नेक्स्ट टाइम करनी है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो आपने अपनी इम्प्रूव करनी है, ठीक है। हम सिस्टम को नहीं चेंज कर सकते हैं, हाँ हम खुद को मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। मैं अक्सर एक वर्ड यूज़ करती हूँ कि नॉन मॉडिफाइबल चीज़ों पे आप लोगों ने अपना दिमाग नहीं ख़राब करना कि CPSP क्या देखता है, CPSP की क्या की होती है, पता नहीं CPSP ये CPSP वो। आपने ख़ुद को मॉडिफाई करना है, यू आर मॉडिफाइबल, ठीक है। आपने ख़ुद को मॉडिफाई करना है, और आप ख़ुद को कैसे मॉडिफाई कर सकते हो, आपने सब पढ़ना है। टॉक्स में ये नहीं है कि आपने सिर्फ ड्रिल्स याद करके जानी है, आपने सारी थ्योरी रिवाइज करके जानी है, ठीक है।
आपको थ्योरी आएगी तभी तो आप अपने पेशेंट की काउंसलिंग करोगी ना। आपके पास एक रोल प्लेयर बैठा हुआ है, ठीक है, और आपको जीडीएम और टाइप 2 डायबिटीज़ की परसेंटेजेस और इंसिडेंसेस भूल गई हैं। आपको भूल गया कि उनमें कितने परसेंट जो है ना आईयूडी के चांसेस है। आपको भूल गया कि उनमें कितने परसेंट, एक जीडीएम वाले पेशेंट को कितने परसेंट टाइप 2 डायबिटीज़ के चांसेस है, कितने साल बाद, जो ईबीएम में परसेंटेजेस लिखी हुई हैं, ठीक है। आपको भूल गया कि प्री कंसेप्शन काउंसलिंग कैसे करते हैं, जो गाइडलाइंस में लिखा हुआ है, ठीक है। आपको भूल गया कि ओजीटीटी के नॉर्मल वैल्यूज़ क्या है, तो आप कैसे वहाँ पे जाके उसकी काउंसलिंग करेंगे, ठीक है। आप कैसे उसके क्वेश्चंस का जवाब देंगे, ठीक है। तो जस्ट ड्रिल्स करने से चीज़ें नहीं होती, ठीक है। आपको पीछे बैकग्राउंड, और ड्रिल्स में भी इवन आप वेजाइनल ब्रिज डिलीवरी की ड्रिल आ गई है, ठीक है। आपको नहीं पता कि वेजाइनल ब्रिज डिलीवरी की जो है वो टाइप्स क्या हैं, ठीक है। किन में वेजाइनल ब्रिज डिलीवरी कर सकते हो, किन में ईसीवी कर सकते हो, किन में सिर्फ सी सेक्शन कर सकते हैं। अगर आपको बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है तो जस्ट ड्रिल्स के पॉइंट्स याद करने से ये टॉक्स पास नहीं होते। क्योंकि अगर आप ड्रिल कर भी लो, एग्जामिनर जो आपसे क्वेश्चन पूछेगी, कितने परसेंट चांसेस होते हैं कि टर्म प्रेगनेंसी में ब्रीच हो, ठीक है, ये उसका क्वेश्चन होगा। ये आपने पढ़ा हुआ है कितने परसेंट चांसेस है टर्म ब्रीच प्रेगनेंसी का। अच्छा, ब्रीच डिलीवर करा रहे हो, ठीक है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, कितने टाइप्स का ब्रीच होता है, कैसे कंफर्म करोगे कितने टाइप्स का ब्रीच होता है, ठीक है। तो अल्ट्रासाउंड से हम कंफर्म करते हैं ना। तो ये चीज़ें आपको कैसे आएंगी, आपने अपनी थ्योरी रिवाइज करनी है। एक एक चीज़, एक एक सवाल आपका वहीं से वो पूछ रही होती है। तो अक्सर जो, स्पेशली मैं फ्रेश स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ, जो वो ऊपर अपने सीनियर्स से सुनी सुनाई तहरीक के तहत चलती हैं ना, जो सीनियर्स कह देती हैं आपको कि बस वो ड्रिल्स, बस तुम्हें बेचारा ब्रिज डिलीवर करना आना चाहिए, बस तुम्हें मोटा मोटा पता होना चाहिए। अब वो चीज़ें नहीं है, ठीक है। और एक लिहाज से ये ठीक भी है, क्योंकि वो आपका सारा जो आपका थ्योरी वो चाहते नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए कि आपको थ्योरी भूले, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल बेचारा ब्रिज डिलीवरी आई है आपके पास, ठीक है, ईआर में, आपने सिर्फ उसको डिलीवर तो नहीं कराना होता ना, आपने उसके आप एक डॉक्टर और डिलीवर तो एक मिडवाइफ भी करा देती है बेचारा ब्रीच डिलीवरी की, बल्कि हमसे अच्छी करा देती है, एक ट्रेंड मिडवाइफ, ठीक है। आप एज अ डॉक्टर आपको पता होना चाहिए कि क्या इस पेशेंट में मैं बेचारा ब्रीच डिलीवरी कर सकती हूँ, ठीक है, ये कितनी डायलेटेड है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, क्या ओटी की अवेलेबिलिटी है कि नहीं है। तो ये वो सारी चीज़ें जो एक डॉक्टर के माइंड में आ सकती हैं, और एक डॉक्टर को जब पता होता है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो चलता है। तो यही वो डिफरेंस होता है, ठीक है, एक डॉक्टर और एक ट्रेन मिडवाइफ में। वरना एक ट्रेन मिडवाइफ भी एक अच्छा सी सेक्शन कर सकती है, बट बीइंग अ डॉक्टर, ठीक है, बीइंग अ गायनोकोलॉजिस्ट, आपको पता होना चाहिए कि अच्छा मैं सी सेक्शन कर रही हूँ, मुझे स्क्रबिंग, गाउनिंग और ये ग्लविंग स्टैंडर्ड मेथड से किस तरह करने चाहिए, ठीक है। मुझे कौन कौन से ऐसे मेथड्स आने चाहिए जिसमें मैं सर्जिकल साइट इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकूं। अगेन सर्जिकल साइट प्रिवेंशन की गाइडलाइंस आनी चाहिए, ठीक है। कौन कौन से स्टेप्स मैं करूंगी, और अगर मैं कोई स्टेप कर रही हूँ तो उसका क्या रीज़न है, ठीक है। तो यही डिफरेंस है, और यही डिफरेंस वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, इनको पता होना चाहिए। लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने जो है वो CPSP वालों को ईमेल भी की थी कि 4 से 5 स्टेशन ऐसे आए हुए थे दोनों दिन में, जैसे फियोक्रोमोसाइटोमा हो गया, TH हो गया, यूरोडायनामिक्स हो गया, जो IMM के टॉक्स के सिलेबस में नहीं था, ठीक है। तो नेक्स्ट डे पे थोड़े एग्जामिनर्स भी लाइट थे, थोड़ी उन्होंने हेल्प भी की डे 2 पे। ऐसा नहीं है कि डे 1 वाले पास नहीं हुए थे, डे 1 के भी बहुत स्टूडेंट्स पास हुए हैं, ठीक है। तो रीज़न यही है, आगे से CPSP का जो रिप्लाई आया, ठीक है, उनका यही रिप्लाई आया कि अब के बच्चे जो है वो जस्ट ड्रिल्स याद करके आते हैं, उनको थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं आया होता, उनको वो गाइडलाइंस पढ़ के नहीं आते, ठीक है। और वो किसी हद तक ठीक भी बात कर रहे थे। नो डाउट चीज़ें इस दफ़ा अनयूजुअल स्टेशंस भी आए थे, लेकिन बच्चे जो टॉक्स जिन्होंने पास किया हुआ है ना, वो भी तो आप ही तरह के स्टूडेंट्स ही थे, ठीक है। लेकिन अपनी नर्व्स पे कंट्रोल रखना है। जैसे मैंने कहा ना कि TH आ गया, ये बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझे फीडबैक भी दिया, ठीक है, कि TH आ गया मैडम, हमने कहा हमने तो नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन TH के स्टेप्स के कितने मार्क्स है, 2 मार्क्स है, चले गए। यूरिटर का कोर्स 3 मार्क्स, ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस 2 मार्क्स, इस तरह करके 5-6 नंबर तो आप लेके उस स्टेशन पास कर देते हो ना, 6 नंबर लेके, ठीक है। और कुछ आपकी जब इस तरह के अनयूजुअल स्टेशन आते हैं तो कुछ एग्जामिनर्स भी आपकी हेल्प कर रहे होते हैं, लेकिन उनसे फेवर की उम्मीद रखने की बजाय बेहतर है कि इंसान अपनी
जो चीज़ें हैं उनको बेहतर कर लें, ताकि वहाँ पे किसी की हेल्प की ज़रूरत ना पड़े और आप फिर ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हो। ठीक है, तो इंशाल्लाह अच्छा ही होगा सब। और अपने आप को इतना प्रिपेयर करके जाना है, ठीक है, कि आपको कुछ इतना अनयूजुअल ना लगे। ठीक है, बाकी लक की बात होती है, कभी कभार ऐसे आ जाती हैं स्टेशन जो बिल्कुल, जैसे फियोक्रोमोसाइटोमा मुझे लगता है कि नहीं देना चाहिए था, लेकिन अब आ गए, तो जिसे थोड़ा बहुत भी फियोक्रोमोसाइटोमा के बारे में बोले तो उन्होंने पास किया है, क्योंकि उनको भी पता होता है कि एक अनयूजुअल स्टेशन आया हुआ है। लेकिन कुछ तो बोले ना स्टूडेंट, कुछ तो बताए इसके बारे में। ठीक है, अगर बिल्कुल ब्लैंक बैठे तो फिर उनको फेल करना पड़ता है उसमें। तो जिन लोगों का फियोक्रोमोसाइटोमा वाले स्टेशन में, मैंने जो पास स्टूडेंट्स हैं उनकी भी फीडबैक्स लिए, उन्होंने कहा कि मैडम हमने भी बस थोड़ा बहुत ही बताया था जितना हमें आता था, लेकिन हम चुप नहीं बैठे। ठीक है, तो दे गॉट द पासिंग मार्क्स। फिर वो हेल्प भी कर रही होती है थोड़ा बहुत। ठीक है, जैसे यूरोडायनेमिक्स में नेक्स्ट डे पे डे 2 में वो हेल्प कर रही थी, वो आगे आपको बहुत हिंट्स दे रही थी। ठीक है, एग्जामिनर्स, क्योंकि उनको पता था कि पहले कभी नहीं आया आईएमएम में, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आईएमएम का कोई सिलेबस नहीं है। आईएमएम में अब सब कुछ आ सकता है। हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि सी ए वल्वा, सी ओवरी, सी ए सर्विक्स, ठीक है, इनकी जो स्टेजिंग या मैनेजमेंट है ये कभी नहीं आई। ठीक है, और ये वो खुद कहते भी आए सीपीएसपी वाले कि ये सिलेबस नहीं है, लेकिन प्री इन्वेजिव चीज़ें आती हैं। ठीक है, जैसे वल्वल वार्ड्स रख दी हैं उन्होंने, और ये चीज़ें रख दी। ठीक है, तो बेसिकली ये होता है, ये उनका एक मेन है कि अदरवाइज़ बाकी सब चीज़ें आती हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टेशन इन एग्ज़ाम 12 to 14 होते हैं, 8 to 10 मिनट्स एट एवरी स्टेशन, 10 मार्क्स, 6 पासिंग मार्क्स लेने होते हैं। ठीक है, ओके, टिप्स एंड ट्रिक्स टू पास। ठीक है, प्री एग्जाम ड्रिल्स, लिसन टू योर मेंटोर, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस इन ग्रुप और इन फ्रंट ऑफ मिरर। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई ड्रिल करना चाह रहे हो, या आपने काउंसलिंग के स्टेप्स याद किए, कंपोनेंट्स याद किए, ठीक है, और आपके पास कोई भी नहीं है, तो आप मिरर के सामने बैठने के बोलने की प्रैक्टिस करो। ठीक है, वही उर्दू में बातें जो हम करते हैं, इसके लिए कोई मुश्किल उर्दू बहुत याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको जो है वो, जैसे चिकन पॉक्स है तो उसको उर्दू में क्या कहते हैं, मीज़ल्स है तो उसे उर्दू में प्रॉपर उसके कौन से वर्ड होते हैं, ये चीज़ें एटलीस्ट आपको आनी चाहिए। बाकी वही नॉर्मली जो आप ओपीडी में, क्योंकि जब पे आपके ओपीडी पे भी पेशेंट आते हैं तो आप उस मेडिकल टर्मिनोलॉजी तो नहीं यूज़ कर रहे हो ना, आप तो उसको नॉर्मल, आपके पास तो आते ही सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऐसे ही पेशेंट हैं बेचारे, जिनको लैंग्वेज बैरियर भी होता है, जिनको सिंपल लैंग्वेज में आप बता रहे होते हो, तो वही चीज़ आपने वही करनी है, कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं करनी, वही चीज़ें सारी हैं जो आप नॉर्मली रूटीन में ओपीडी में करते हो। ठीक है, बस ओपीडी में आप लोग क्या होता है कि जल्दी बस वो रश्म को सिस्टम नहीं करना होता, आपने अपने आप को समझना है कि आप एक प्राइवेट सेटअप पे अपने क्लिनिक में बैठे हो। ठीक है, आपसे यही सब कुछ एक्सपेक्ट करके ही सारे वो क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि अच्छा आप अपने क्लिनिक में बैठे हो, आपके पास पेशेंट आ गए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल किस चीज़ का पेशेंट आया, कोई भी आपसे पूछ सकते हैं, प्रीवियस उसकी हिस्ट्री आईयूडी की, ठीक है, और अभी वो प्रेग्नेंट है, वो जीडीएम है, उसकी काउंसलिंग आ सकती है, आप कैसे काउंसल करोगे, आपका अप्रोच क्या होगी। ठीक है, फिर वो रोल प्लेयर के क्वेश्चन, वो सारी बातें। ठीक है, या फिर मतलब आप लोगों ने, या वो कहेंगे कि अच्छा अगर आप एक ऐसे सेटअप में बैठे हो, ठीक है, जैसे वो बिल्कुल विलेज वाली साइड पे बैठे हो, किसी आरएचसी में बैठे हो, आपके पास ये कोई पेशेंट आ गई है इस तरह से, फॉर एग्ज़ाम्पल जो प्री टर्म लेबर के साथ आ गई है, ठीक है, तो आप उसकी वहाँ पे कैसे मैनेजमेंट करोगे अपनी उस इन्वायरमेंट में, अपनी आपके पास जो जो चीज़ अवेलेबल है, और फिर आप उसको रेफ़र करोगे तो कहाँ रेफ़र करोगे, क्या क्या उसको बता के करोगे, तो सारी बातें कि मैडम वही जो सारा के टोकोलिसिस के लिए टोकोलिसिस करूँगी। ठीक है, सारी चीज़ें जो हम प्री टर्म लेबर की मैनेजमेंट में पढ़ते हैं। ठीक है, फिर मैं उसको रेफ़र करूँगी ट्रस्टी हॉस्पिटल में। ठीक है, और साथ में प्रॉपर हॉस्पिटल का एड्रेस दूँगी, ऐसे ट्रस्टी हॉस्पिटल में जहाँ पे एनआईसीयू की भी केयर होगी, ये होगी वो होगी सारी। अगर टोकोलिसिस की हालत होगी तो वो डिलीवरी की होगी भी। तो फॉर एग्जाम्पल अगर प्री टर्म लेबर आ गई है, फुली आ गई है, आप एक आरआईसी में बैठो, आपका ट्रस्टी केयर हॉस्पिटल यहाँ से 2 घंटे के फासले पे, वो तो रास्ते में डिलीवर हो जाएगी। मैडम मैं डिलीवर कराऊंगी, एम्बुलेंस कराऊंगी, बच्चे के साथ एक डॉक्टर को भिजवाऊंगी, काउंसल करूंगी, हॉस्पिटल का एड्रेस दूंगी, वहाँ पे कॉल करूंगी। ठीक है, एनआईसीयू को इन्फॉर्म करूंगी, वहाँ पे डॉक्टर्स को इन्फॉर्म करूंगी कि इस तरह एक बच्चा आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, इसकी ये एबगार स्कोर था, ये वो सब चीज़ें। ठीक है, जो नॉर्मली आप रूटीन में करते हो। ठीक है, अपनी सर्कमस्टांसेस जो अपनी अवेलेबल रिसोर्सेज में देखते हुए। ठीक है,
अगेन रिवाइज योर थ्योरी। अब थ्योरी को आपने रिवाइज करना है, लेकिन इसमें गाइडलाइंस, ठीक है, जिन्होंने कोर्स मेरा लिया हुआ था थ्योरी का, उनको तो मैंने रिसेंट गाइडलाइंस सारी कराई थी, उन्होंने नोट्स भी बनाए हुए थे। लेकिन जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ी हुई थ्योरी के लिए, ऐसा होता नहीं है, मोस्टली जो पास बच्चे होते हैं उन सब ने पढ़ी होती हैं, तो आपने अपनी सारी ऑलमोस्ट सारी गाइडलाइंस इंपॉर्टेंट जो है वो एटलीस्ट जो उनके जो ब्लैक हाईलाइटेड पॉइंटर्स होते हैं वो पढ़ के जाने हैं, ठीक है। वो भी पढ़ लें तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वही सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा आजकल इंसिडेंसेस बहुत पूछे जा रहे हैं, ठीक है। ब्रीच है तो टर्म पे उसका इंसिडेंस बताओ। अच्छा, GDM के साथ पेशेंट आ गई है, कितने % चांसेस है कि अगली प्रेगनेंसी में उसको GDM में होगा, कितने % चांसेस है कि ये इतने ईयर्स के बाद टाइप 2 डायबिटीज़ में होगी। ये सारी परसेंटेजेस लिखी हुई है EBM में। फ्लैश कार्ड समरी ग्रुप का एक्सेस मैं दूंगी आप लोगों को, ठीक है। वो वैसे थ्योरी के स्टूडेंट्स के लिए होता है, लेकिन उस पर सारी इंपॉर्टेंट इंसिडेंसेस परसेंटेजेस दी हुई हैं, ठीक है, तो वो आपने गो थ्रू करना है। तो बेसिकली टॉक्स जो है उसको लाइट नहीं लेना, ठीक है। वो इस तरह से डिफ़िकल्ट हो जाते हैं कि अब आपने ड्रिल्स भी करनी है, आप अपनी थ्योरी भी रिवाइज़ करनी है। लेकिन द गुड पार्ट इज़ है कि आप लोगों ने अभी एग्ज़ाम दिया, थ्योरी आपको भूली हुई नहीं होगी, ठीक है। नाउ इट डिपेंड्स कि आपका एग्ज़ाम कब होता है, ठीक है। अगर इन केस वो जल्दी की डेट दे देते हैं 1 मंथ से भी पहले की, तो फिर हम थोड़ा जल्दी कर लेंगे। अच्छा, यूजली ये होगा कि मैं 1 पेपर इन अ डे, ठीक है, रिकॉर्डेड सेशन होंगे, ठीक है। मेरे IMM के लिए रिकॉर्डेड सेशन होते हैं ताकि आप किसी भी टाइम सुन सकें, क्योंकि ट्रेनिंग की प्रॉब्लम की वजह से आप लोगों की ट्रेनिंग भी होती है, ठीक है, आप लोगों की कॉल्स भी होती हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर मुझे, चूँकि मैं IMM को ही मेंटोर करती हूँ, तो मुझे यही रिक्वेस्ट आती है कि रिकॉर्डेड सेशन दें, ठीक है। तो मैं ज़्यादातर रिकॉर्डिंग सेंड करती हूँ ताकि आप किसी भी टाइम उसको सुन सकें, ठीक है, और बार बार सुन सकें। टाइम मैनेजमेंट एग्जाम वेरी इंपॉर्टेंट, आई टू आई कॉन्टैक्ट विद एग्जामिनर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इधर उधर नहीं देखना। जैसे आप अपनी समझे, मैं वही कह रही हूँ कि समझे कि आप एक प्राइवेट सेटअप में अपने एक पेशेंट के पास बैठे हैं, ठीक है, तो आपने आई टू आई कॉन्टैक्ट करना है। अगर आप आई टू आई कॉन्टैक्ट नहीं करोगे, इधर उधर देखोगे, तो ना ही आपका पेशेंट सेटिस्फाई होगा, ना आपका एग्जामिनर सेटिस्फाई होगा। कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्फिडेंट एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, कॉन्फिडेंट। अच्छी ड्रेसिंग, डिसेंट ड्रेसिंग, ठीक है। एक नया ओवरऑल ले लें, एक नया ड्रेस बनाएं, एक नए जूते ले लें, ठीक है, एटलीस्ट इस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। साफ़ सुथरा होकर जाना है, पोनी बना के जाना है, बाल बिखेर के नहीं जाना। मैंने बहुत इस तरह सीन देखे हुए हैं, वो मतलब लाइक प्रॉपर एक डिसेंट ड्रेसिंग करके जानी है। आपकी पोनी, अगर आपके बाल बड़े हैं, पोनी टाई होनी चाहिए। अगर आप स्कार्फ करते हैं तो प्रॉपरली पिन अप होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए जिस तरह मैंने देखा है कि बच्चों के दुपट्टे गिर रहे होते हैं, ठीक है, वो संभाल नहीं पा रही होती उनको, या वो अपने बालों को नहीं नहीं, प्रॉपरली पोनी को टाई, अपने बालों को टाई करें, पोनी बनाएं एक डिसेंट सी, ठीक है। अगर आप स्कार्फ लेती हैं तो स्कार्फ प्रॉपरली पिन अप होना चाहिए, ठीक है। नो मेकअप अलाउड, अच्छी बात है, ना करके जाएं, ठीक है, अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता, ठीक है। दूसरी बात इम्पॉर्टेंट, आपके शूज़ कंफर्टेबल होने चाहिए, ठीक है। आपका जो दुपट्टा है वो इधर उधर ना गिर रहा, उसको प्रॉपरली पिन करके जाएं, ठीक है। और ओवरऑल साफ़ सुथरा होना चाहिए, ठीक है। अगेन मैं वही कह रही हूँ कि आपने ऐसे ही जाना है जिस तरह आप अपने प्राइवेट सेटअप में जाते हो, ठीक है, लेकिन अपनी डिसेंसी को देखते हुए डिसेंट तरीके से जाना है, ठीक है। ये आपका एग्ज़ाम है, क्योंकि मैंने एग्ज़ामिनर्स के ख़ुद जो है रिव्यूज़ सुने हुए हैं, ठीक है, कि ये ऐसा लगता है जैसे वो किसी पार्टी में आई हो। और लिटरली अक्सर स्टूडेंट्स इस तरह हुलिये में आते हैं कि जैसे वो पार्टी मेकअप करके आती हैं, और कुछ तो ऐसी होती है जैसे लगता है कि बस अभी सो के उठी है। ऐसे भी नहीं, बिल्कुल फ्रेश 10-12 घंटे की नींद पूरी करनी है। सुबह बेशक कॉफ़ी पी के आए, इंड्रोल खा के आए, ठीक है, वटेवर, अपने आप को फ्रेश रखना है। सुबह की नमाज़ पढ़नी है, तिलावत करनी है, किसी से कुछ डिस्कस नहीं करना, जो पढ़ लिया, जो पढ़ना है आपने अभी पढ़ना है, उसके बाद आपने परफॉर्म करना है। बिलीव मी, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, ठीक है। आपकी इवन जो एक आप जब आपकी एंटर होने का जो तरीका होता है ना, वो भी आपको एग्जामिनर जज कर रहा होता है, ठीक है। उसके मार्क्स हो या ना हो, ठीक है, वो आपको जज कर रहा होता है, वो फिर आपको हेल्प आउट कर रहा होता है। जहाँ पे आप स्टक हो रहे हो तो आपको हेल्प आउट कर रहा होता है। तो इसलिए एक अच्छी ड्रेसिंग, डिसेंट ड्रेसिंग, कॉन्फिडेंट, और अपनी नींद पूरी करें। ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको अभी लगेगा कि ये बस ऐसे ही, लेकिन जब आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो आपको पता चलेगा ये कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है।
ओके, यूज़ इंग्लिश लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विद योर एग्जामिनर। अगर आपसे एग्जामिनर कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप इतने इंग्लिश में कोशिश करें, इंग्लिश में बताएं, ठीक है। बाकी जो काउंसलिंग होती है, जो रोल प्लेयर के साथ होती है, वो आपने उर्दू में करनी है। कंट्रोल योर नर्व्स, वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन, अगर कोई ऐसा अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में आ जाता है तो कुछ तो बोल के आए। ऐसा नहीं होता कि उसके बारे में आपने कभी ज़िंदगी में सुना ही नहीं होता, ठीक है। कुछ बोल के आए जो चीज़ें आपको आती हैं, ठीक है। डोंट गेट पैनिक एट एनी पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन का उसे इंसिडेंस पूछ लिया फियोक्रोमोसाइटोमा का, आपको नहीं आता, आप ये तुक्का मारते हो, वो तुक्का मारते हो, आपने कभी पढ़ा ही नहीं है उसका इंसिडेंस, स्किप करो क्वेश्चन को सॉरी मैडम, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्योंकि उस क्वेश्चन पे फिर टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। क्योंकि वो आपको नहीं बताएगी इंसिडेंस, ठीक है। वो आपको ये कह सकती है कि आपने ठीक नहीं बताया, मैक्सिमम आपको ये हेल्प कर सकती है, लेकिन वो आपको इंसिडेंस बताएगी नहीं, जो की में लिखा होगा वो नहीं बताएगी, ठीक है। तो उस क्वेश्चन में टाइम वेस्ट करने की बजाय अगर आपको बिल्कुल नहीं आता, को मैडम नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। डू योर बेस्ट आफ्टर एग्ज़ाम, लीव द रिजल्ट टू अल्लाह माइटी, ठीक है। एग्ज़ाम के बाद जो है वो अल्लाह पे छोड़ देना है, ठीक है। जो हो गया हो गया। अच्छा, हम किस तरह कराएंगे पास पेपर्स के अकॉर्डिंगली। अगेन, ये 24-25 पास पेपर्स हैं, सारे स्टेशन इसके में कवर हो जाते हैं, इसमें कोई स्टेशन रहता नहीं है, ठीक है। एक तरीका ये भी होता है कि मैं पहले आपको सारे स्टेशंस कराऊं, फिर पास पेपर्स कराऊं, ठीक है। तो उसका ये होता है कि उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, और अक्सर अगर रिज़ल्ट की डेट जल्दी आ जाती है तो फिर वो पास पेपर्स रह जाते हैं। तो पास पेपर्स करना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो आपको तरीका पता चल जाएगा कि क्वेश्चन आता किस तरह है, ठीक है। और आपके सारे स्टेशंस भी कवर हो जाते हैं, कोई स्टेशन रहता नहीं है। और मिसलिनियस पे तो ऑलरेडी मैं वो सब कराऊंगी जो इंपॉर्टेंट स्टेशन एक्सपेक्टेड हो सकते हैं IIM में, ठीक है। जब तक आपका डेट नहीं आती तब तक तो डेली 1 पेपर इंशाल्लाह, ठीक है। उसमें भी ये देखें ना, 2017 है तो उसके 2 पेपर हैं, 2018 है तो उसके 2 पेपर हैं, एक पेपर नहीं है एक ईयर का, क्योंकि एक पेपर डे 1 में होता है, एक डे 2 में होता है, ठीक है। तो ड्रिल स्टैंडर्ड्स वीडियोस एज पर CPSP, ठीक है। अच्छा, जो ड्रिल की वीडियो सेंड करते हैं हम लोग, HD वीडियोस जो होती हैं, कोशिश करें वही सुना करें, रैंडमली यूट्यूब पे सर्च मत किया करें, क्योंकि ये हम बहुत ही सर्च करने के बाद जो स्टैंडर्ड वीडियोस होते हैं वो आप लोगों को देते हैं, जिनमें सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी होती है, या जो CPSP के अकॉर्डिंगली कीज़ होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर जिडेल कराया हुआ है, ठीक है, तो जिडेल की स्टैंडर्ड वीडियो हम आपको सेंड करते हैं जिसमें सब बताया होता है। जब आप रैंडमली यूट्यूब पे सर्च करते हो तो उसमें आपका टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। नॉट स्टैंडर्ड वीडियोज़ एज पर CPSP, मिसलिनियस CPSP टॉपिक्स, एक्सेस टू फ्लैश कार्ड, समरी ग्रुप। IIM टॉक्स के लिए मैं जैसे आप कह रही हूँ कि सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है उनमें लेबर, कॉन्ट्रासेप्शन, बेसिक सर्जिकल स्टेप्स जिनमें TH आ जाता है, यूरोडायनामिक्स, एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, काउंसलिंग, किसी भी टॉपिक पे आ सकती है, ड्रिल्स, ठीक है। और आप सारे स्टेशन इंटरेक्टिव होते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस आप मोस्टली पूछते हो बच्चों बुक्स के लिए, ठीक है। अगर आप कोर्स को फॉलो कर रहे हो, ठीक है, तो नो नीड टू फॉलो रैंडम टॉक्स बुक्स इफ़ यू आर फॉलोइंग कोर्स एंड रिवाइजिंग योर थ्योरी। अगर आप अपनी थ्योरी भी रिवाइज कर लें और जस्ट कोर्स को ही फॉलो करें, दैट इज़ मोर देन एनफ। क्योंकि बुक एक नहीं है, मार्केट में बहुत ज़्यादा बुक्स है टॉक्स की, ठीक है। तो सिर्फ टॉक्स की बुक का रट्टा मारने से फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। ज़्यादातर यूली मरियम इब्राहिम का मैं बताती हूँ, रुबीना सुहेल का मैं बताती हूँ, ठीक है। और मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाती भी हूँ, तो जब मैं कहती हूँ कि अगर आपको कुछ नहीं भी समझ आ रहा तो मरियम इब्राहिम को फॉलो कर लें, ठीक है। लेकिन अगेन, मरियम इब्राहिम को ही जस्ट फॉलो करने से चीज़ें नहीं आएंगी, आपके पास इतना टाइम नहीं होता। ये जो हम टॉक्स का कोर्स कराते हैं ये मल्टीपल सोर्सेज से लिया हुआ होता है, तो मैं खुद कैसे आप लोग को एक सोर्स बता सकती हूँ, या मैं 2-3 सोर्सेज कैसे आपको इकट्ठी बताऊँ, ठीक है। जैसे मैं थ्योरी में भी आप लोगों को बताती थी कि मल्टीपल बुक्स हैं, ठीक है। सेल्फ स्टडी के लिए ओके, लेकिन अगर आप एक लेक्चर सुन लो दैट इज़ ऑल इन वन, ठीक है। तो अगर एक्स्ट्रा हेल्प कोई लेनी हो, यू कैन टेक इट फ्रॉम रुबीना सुहेल, अपडेटेड उनकी बुक आई है अभी लास्ट जो, और मरियम इब्राहिम, ठीक है। अच्छा, फॉर IIM ऑलमोस्ट ऑल लेक्चर्स आर रिकॉर्डेड अलाउइंग स्टूडेंट्स टू लिसन एट देयर कन्वीनियंस, ठीक है। ये बहुत मुझे रिक्वेस्ट आती है, ठीक है, कि IIM के लिए रिकॉर्डेड सेशन की, तो मैं ज़्यादातर IIM के लिए रिकॉर्ड करती हूँ और फिर सेंड करती हूँ, ठीक है। इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन है, तो IIM डिस्कशन ग्रुप है, एक फ्री ग्रुप भी है, ठीक है, जो सबके लिए है। एक IIM का डेडिकेटेड डिस्कशन ग्रुप है जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आप इस नंबर पे ले सकते हो,
ट्राई टू डू इट टेक्स्ट और इन व्हाट्सएप टेक्स्ट, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग जो है वो कर रहे होते हो मुझे डिटेल्स के लिए इनबॉक्स वहाँ पे नंबर पे, ठीक है, मेरे नंबर पे मैसेजेस आ रहे होते हैं या फिर आप लोगों की कॉल्स आ रही होती हैं। तो दो बातें कि मैं सऊदीया में रहती हूँ, तो सऊदीया में व्हाट्सएप कॉल अलाउड नहीं है, इवन हमें यहाँ पे वीपीएन भी अलाउड नहीं है एज़ पर लॉ। और जो आपके मैसेजेस आते हैं तो उनका मैं फिर जो यूफ़ोन के डायरेक्ट आप मैसेज सेंड करते हो डिटेल्स के लिए, तो उनका भी मैं रिप्लाई नहीं कर पाती क्योंकि वो इंटरनेशनल होता है, ठीक है। तो व्हाट्सएप टेक्स्ट कर लिया करें, बेटर है कि टेक्स्ट कर लिया करें, ठीक है। ऑडियो मैसेज भी कर सकते हैं लेकिन टेक्स्ट चूँकि उसका रिप्लाई करना जल्दी आसान होता है क्योंकि इनबॉक्सेस फुल होते हैं आप लोगों के मैसेजेस से, तो मेरे लिए ज़्यादा ईजी होता है रिप्लाई करना, ठीक है। थैंक यू सो मच।